अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मुहर्रम उल हराम के पुरअमन, बावकार और मुनज़्ज़म इनेकाद पर पंजाब की तमाम इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया है। एक्स पर अपने पैगाम में मरीम नवाज़ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश टीम पंजाब, गुज़िश्ता साल की तरह इस मरतबा भी मुहर्रम हराम का पुरअमन, बावकार और मुनज़्ज़म इनेकाद मुमकिन हुआ। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी यौम आशूर के मौके पर पेशावर में मरकज़ी जुलूस के मुकाम कोहाटी का दौरा किया और सिक्योरिटी और इंतज़ामी इक़दामात का उन्होंने जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने जुलूस के रास्तों पर किए गए इंतज़ामात का मुआयना किया और यौम आशूर के पुरअमन इनेकाद के लिए सूबे भर की ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को सराहा। दिस इज़ गुड टू सी कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं रिस्पेक्टिव अपने प्रोविंसेस के, वो अपनी इंतज़ामिया को जो है वो शाबाशी भी दे रहे हैं। एंड इंडीड दिस इज़ अ गुड थिंग कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो यौम आशूर था वो पुरअमन तरीके से जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 3 ज़लज़ले आए हैं एक ही दिन के अंदर। तो बलूचिस्तान में आने वाला 5.1 शिद्दत का ज़लज़ले के बायस बारखान मूसा खेल में 90 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि दीवारें गिरने से 20 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर मूसा खेल के मुताबिक ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दी गई हैं। उधर सिब्बी और इतराफ़ के इलाकों में भी सुबह 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। हुकाम के मुताबिक ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इतला जो है वो मौसूल नहीं हुई है। दूसरी जानिब फ़िलिपाइन के जनूबी इलाके में 3 हफ्ते बाद एक मरतबा फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस मरतबा इनकी शिद्दत जो है वो 6.7 रिकॉर्ड की गई थी। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ला 65 किलोमीटर की गहराई में था। रिपोर्ट में बताया गया कि 3 हफ्ते पहले इस इलाके में ज़लज़ले से 80 अफराद हलाक हुए थे। दूसरी जानिब जापान के होंशु जजीरे में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। यूरोपीय ज़लज़ला पैमा मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ला 20 किलोमीटर की गहराई में था। तो ये पिछले अब 48 से 72 घंटे के अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है ये ज़लज़ले महसूस किए गए हैं। इसके अलावा एक हादसा पेश आया है, उसके बारे में आपको खबर देना चाहेंगे। ये मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर एक और मुसाफिर वैन है, वो हादसे का शिकार हुई और आप फुटेज आप उसकी देख सकते हैं। उसके अंदर जो है वो बड़ी शदीद आग लग गई। वहाँ पे लोग भी आसपास आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें बताया गया है कि मुसाफिर वैन में जो है वो 18 अफराद इसके अंदर सवार थे, लेकिन खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। अलबत्ता इस आतिशज़दा वैन से जो ड्राइवर था वो मौके से वहाँ से फ़रार हो गया। इसके साथ साथ ये इसका एक और एंगल है जो ऊपर से टॉप फुटेज जो है वो बनी हुई है। इसमें भी देखा जा सकता है कि आग की शिद्दत जो है वो किस हद तक ज़्यादा है और वहाँ पे जो हाईवे पुलिस है उसके अहलकार जो हैं उस आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि मैं अभी भी समझता हूँ कि हमारी हाईवेज़ के ऊपर, हमारी मोटरवेज़ के ऊपर जो है वो इवन दो बड़ा चौकस काम करती है वहाँ की पुलिस, लेकिन इसके बावजूद जो व्हीकल फिटनेस के हवाले से बहुत से मसाइल अभी भी मौजूद हैं। वो उनको सही तरह चेक नहीं किया जाता। जो ख़ास तौर पे मुसाफिर वैनें होती हैं, ओवर कैपेसिटी का जो एक मसला है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है और बड़ी लीनेंसी जो है वो इस मामले के अंदर दिखाई जाती है। मैं ख़ास तौर पे मोटरवे के ऊपर जो मैं अक्सर औक़ात जब सफ़र करता हूँ तो वहाँ पे मैं ये भी देखता हूँ कि जो बड़ी बड़ी बसेस होती हैं जिन्हें एक्चुअली सेंट्रल लेन या सबसे लेफ़्ट जो हाई जो व्हीकल्स होते हैं, जो HTVs होते हैं, वो उनको लेफ़्ट लेन में या सेंट्रल लेन में होना चाहिए, वो ओवरटेक कर रहे होते हैं सबसे राइट लेन से। मतलब ये एक बड़ी ग्रेव किस्म की वायलेशन है जो अक्सर वहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड की गई है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा ख्याल में इसके बारे में जो है वो मज़ीद विजिलेंट होने की ज़रूरत है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी जनाब जो मंडी है उसमें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं उसमें कमी देखी गई है। 70 से अब $70 फ़ी बैरल से जो है वो ऑयल नीचे आ गया है और 69.17 के ऊपर जो है वो आखिरी रीडिंग रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह बरतानवी खाम तेल जो है वो भी सस्ता होकर 71.84 के ऊपर जो है अब रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन कल रात को जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जनाब पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो मज़ीद कम होंगी, तो इस मरतबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो फैसला किया कि नहीं, अभी अब कमी नहीं होगी, जबकि एक्चुअली इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी कम जा रही थी। हमने आपको बताया था कि पिछले वीलॉग के अंदर कि जो पेट्रोलियम से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियां हैं
उन्होंने ये एतराज़ किया था कि जी ओगरा ने जो कैलकुलेशन की है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइसेस कम कर दी हैं, उतनी नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने आपको उस वक्त भी ये कहा था कि मुझे लगता है कि कहीं इस मरतबा ये ना हो कि उनको कंपनसेट करने के लिए शायद पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम ना हो, एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड कि इस मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो कम नहीं हुई है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब आपने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर ईरान के मुबैना ड्रोन हमलों को जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दिया है और उन्होंने कहा कि इस मामले को इंतहाई संजीदगी से हम देख रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में दावा किया कि ईरान ने अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 खुदकुश ड्रोन दागे, उनमें से एक ड्रोन एक बड़े और इंतहाई महंगे मालबरदार जहाज़ के ऊपरी हिस्से के ऊपर जाके लगा है, जिससे जहाज़ को नुकसान पहुंचा, ताहम वो अपना सफ़र जारी रखने में कामयाब रहा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के बकिया 3 खुदकुश ड्रोन्स को अमरीकी फ़ौज ने फ़ज़ा में ही मार गिराया। वाज़े तौर पर यह हमारी जंगबंदी मुआहदे की एक अहमकाना खिलाफ वर्जी है। याद रहे कि ओमान के करीब आपने हुर्मुज़ में एक सिंगापुर के परचम बरदार कार्गो जहाज़ को जो है वो ड्रोन हमले में नुकसान पहुंचा था। तमाम हमला अलबत्ता महफूज रहा और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। हमले के बाद अगरचा कुछ तजारती जहाज़ों ने एहतियातन अपनी नकलो हरकत महदूद कर दी, लेकिन बाद में बहरी ट्रैफिक बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गई थी। इसके अलावा पिछले दिनों एक खबर आई थी गालिबन 1 या 2 दिन पहले कि जनाब अमेरिका और ईरान की पासदार इनकलाब जो है उनमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन का चैनल जो है वो एक्टिवेट किया जा रहा है। तो पासदार इनकलाब ने जनाब इसकी सख्ती से तरदीद कर दी है। ईरानी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पासदार इनकलाब का कहना है कि आपने हुर्मुज़ में अमेरिका के साथ बराह रास्त राब्ते की खबर झूठ है। तर्जुमान पासदार इनकलाब का यह भी कहना था कि आपने हुर्मुज़ ईरान की हदूद है, अमेरिका का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब ओमान ने यूरोपीय हुकाम को बताया है कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को रकम देना पड़ सकती है। यानी जो पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली ईरान का है, ओमान भी जो है वो उससे काफ़ी हद तक एग्री करना चाह रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओमानी हुकूमत ने कहा है कि आपने हुर्मुज़ को अब जंग से पहले के हालात तक नहीं ले जाया जा सकता और आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कुछ ना कुछ फ़ीस जो है वो ली जा सकती है। ओमानी हुकाम ने कहा कि वो बैनुल अक़वामी समुद्री कवानीन की हमेशा पाबंदी करेंगे, लेकिन आपने हुर्मुज़ को आलूदगी से पाक रखने और जहाज़ों को राहदारी में मदद देने की खिदमत के लिए कुछ फ़ीस जो है वो वसूल की जा सकती है। दूसरी जानिब कतर के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ से मिक्स किस्म के जो है वो सिग्नल्स आ रहे हैं और कतर ने एक बयान में कहा कि वो ईरान के साथ मिलकर तय करेगा कि समुद्री रास्तों में जहाज़ रानी कैसे की जाए और उस पर आने वाला ख़र्चा जो है वो कैसे पूरा किया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब खलीज तावन कौंसिल के एक बयान के ऊपर भी उसने दस्तखत किए हैं जिसमें आपने हुर्मुज़ के ऊपर किसी भी किस्म का टोल जो है वो लेने से इनकार किया गया है या उसे मना किया गया है, तो उसके ऊपर भी वो सिग्नेटरी है कतर। तो कतर की जानिब से फ़िलहाल इस मामले पर मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। इसके अलावा कल मुत्तहिदा अरब अमारात का बेसिकली जो एक मुमकिना मिसाइल ख़तरे का अलर्ट सिस्टम है जो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर वहाँ के रिहायशियों के लिए आता है, तो वहाँ से ये अलर्ट जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये जारी किया गया और इसके अंदर बताया गया कि जनाब वहाँ के जो शहरी हैं वो ज़रा एहतियात बरतें क्योंकि एक मिसाइल अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। लेकिन उसके 10 मिनट के बाद ही जो है एक और अलर्ट आया और उसमें कहा गया कि जो पहले वाला अलर्ट है इसको वापस लिया जा रहा है। तो बाद में नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की, उसने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम में तकनीकी खराबी दूर कर ली गई है। कम्युनिटी के ताउन और इफ़ाम व तफ़हीम के लिए आपका शुक्रिया। तो यानी उनका कहना था कि जनाब ये जो कुछ भी जारी हुआ ये गलती से अलर्ट जारी हुआ था, एज सच कोई मिसाइल थ्रेट मौजूद नहीं था। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है जिसमें ख़ित्ते की मजबूरी सूरत हाल और हालिया पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने गुफ्तगू के दौरान इस बात पर जोर दिया कि जंगबंदी के और मफाहमत से मुतल्लिक़ तयशुदा शराइत पर मुकम्मल अमन दरामद ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और अच्छे हमसायगी के असूलों का एहतराम किया जाना चाहिए। बैनुल अक़वामी कानून की मुकम्मल पासदारी भी इंतहाई ज़रूरी है। तो एक अच्छी बात है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान जो है ये टेलीफोनिक रब्ता आपस में हुआ है। इन दोनों के दरमियान कशीदगी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल में 50% से ज़्यादा हमले खलीज के अंदर, खलीज ममालिक के अंदर जो है ईरान की जानिब से जो किए गए थे दे वर फोकस्ड ऑन मुत्तहिदा अरब अमारात, तो यूएई। तो इसका मतलब है अच्छी डेवलपमेंट है कि कम से कम इन दोनों के दरमियान भी कम्युनिकेशन जो है वो एक्टिवेट हुई है। इसके अलावा जंगबंदी और सफारती मुज़ाकरात के बावजूद जनूबी लबनान में इजरायली फ़ौज के फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं जिनमें मज़ीद 7 अफराद के शहीद होने की इतलात जो है वो मौसूल हुई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान में होने वाले ताज़ा इजरायली हमले में 7 अफराद शहीद हुए। इजरायली फ़ौज ने दावा किया कि हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक जो है वो हिज़्बुल्लाह से बताया जाता है। लबनान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जनाब मुआहदे के फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो दस्तखत हो गए हैं। वाशिंगटन में लबनान, इसराइल और अमेरिका ने एक सह अफ्रीकी फ्रेमवर्क मुआहदे के ऊपर ये दस्तखत किए हैं जिसका मकसद मशरक़ वस्ता के दोनों दरीना हरीफ ममालिक के दरमियान मुआहदे की राह हमवार करना है।
इसके अलावा अब जरा भारत के अंदर आ जाते हैं, जहां पे आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम के ऊपर जो है बड़ी सख्त मिर्चें लगती हैं। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 2-3 मतलब मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं, एक इसराइल, एक भारत और तीसरा मखसूस लौंडे लपाड़े, उनको बहुत ज़्यादा मतलब आग लगती है। तो उसके ऊपर एक भारतीय सहाफ़ी है आदित्य राज कौल, जिसने, आपको याद होगा, ये बड़ा मशहूर ज़माना एक रॉ का फ्रंट फेस है, और इसने जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी तो एक फ़ेक लेटर जो है वो जारी करवाया था, और वो सोशल मीडिया पे जा रहा था और जारी किया था, और उसके ऊपर हमने एक्चुअली ये वीलॉग किया था, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो नीचे लिखा हुआ था। मतलब इतना वो बेवकूफ़ और गधा है कि जब फेक लेटर वो जारी कर रहा है तो उसके उस लेटर के सबसे आखिर में जो है पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने के बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था, क्योंकि जारी बात है ये गधे जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद, या जिंदाबाद, इवन भारत जिंदाबाद भी नहीं बोल सकते, ये जिंदाबाद बोलते हैं। तो इसने वो फेक लेटर जारी किया था, और इसकी अच्छी खासी मिट्टी पलीद हुई थी वहाँ पे उस वक्त कि ये फ्रॉडिया है, 2 नंबर है एक किस्म का, ये उनका लौंडा लपाड़ा है ये रॉ का लौंडा लपाड़ा है। तो आपने मुख्तलिफ लौंडे लपाड़े, सियासी जमातों के लौंडे लपाड़े तो देखे होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लौंडे लपाड़े भी होते हैं, तो ये वहाँ का भारतीय लौंडा लपाड़ा है ये। तो इसने कल क्या ट्वीट किया, कहता है जी पाकिस्तान, ये बेसिकली वो जो खबर आई थी ना, जो खबर तो नहीं थी, मतलब वो एक ब्राज़ीलियन सहाफ़ी ने जो मारियो नोफेल को एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें उसने कहा था कि जनाब ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर बेसिकली जो समिट हुआ था उसमें जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनके कत्ल का प्लान जो है वो बनाया गया था इसराइल की जानिब से, और उसके बाद स्टोरी में उसने ये बयान किया था कि जनाब, और उसके बाद पाकिस्तानी ISI को जब पता लगा था तो फिर उनकी जानिब से एक सिग्नल दिया गया था, मैसेज दिया गया था एक तीसरे मुल्क के ज़रिए इसराइल को कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें सफ़ा हस्ती से जो है वो मिटा दिया जाएगा। मैंने इस खबर के ऊपर, ये आपके सामने थंबनेल है, मैंने पूरा फैक्ट चेक किया था, ये वीडियो आप जाके अभी भी देख सकते हैं, हमारी टाइमलाइन पे मौजूद है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इट्स एब्सोल्युटली रबिश स्टोरी, इसका कोई सर पैर नहीं है, यानी फजूल किस्म की हवा में जो है उसने उड़ाई है। अब आदित्य राज कौल जो है वो हुआ क्या है कि स्टोरी ये आई है, और उधर इंडियन मीडिया गधों की तरह जो है वो पूरे के पूरे इस स्टोरी के ऊपर चल पड़ा। वैसे पिछले 24 घंटे में एक और कंस्पिरेसी थ्योरी भी आई है, मैं ज़रा उसके बारे में भी इसके बाद में बात करता हूँ। तो ये बेसिकली इंडियन मीडिया दे धड़ाधड़ इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू उसने शुरू कर दी। आदित्य राज कौल, दोबारा रॉ का लौंडा लपाड़ा, उसने बैठ के ट्वीट किया, उसने कहा पाकिस्तान ISI info ops through a foreign actor planted a story about Israel Mossad planning to kill Asim Munir in Switzerland. This is as part of Munir's global PR op. Mossad honestly has better things to do than waste bullets on a nobody who can't even be a threat to Israel. Yet sad to see Indian media get carried away and report this story without any authentic evidence, proof of or documentation. Just a nobody blabbering away things in an interview as a fiction story. When will Indian media stop getting used by such foreign intel or info ops? तो बेसिकली उसको आगे इस बात पे, पहली बात तो इस बात पे लगी हुई थी कि इंडियन मीडिया जो है वो क्यों ये सारा डिस्कस कर रहा है और ये बिला वजह की एक स्टोरी को जो है इतना क्यों हाइप दे रहा है। इसलिए क्योंकि तुम लोग गटर हो, और तुम लोगों की रिपोर्टिंग जो है वो हमने पिछले साल देख ली थी जब पाक भारत जंग हुई थी, जहाँ पे तो लाहौर के जो बंदरगाह है तुमने उसके ऊपर हमला करा दिया था गधो, जब जहाँ पे समंदर नहीं है उसकी बंदरगाह पे तुम लोगों ने हमला करा दिया था। ये तुम लोगों का हाल है, जिसमें वो तुम लोगों का एक मेजर गौरव आर्या जो है उसने कराची में हमला करवा दिया था, मतलब वो इतना बड़ा गधा है। तो ये तो तुम लोगों का हाल है, ये तुम लोगों की क्रेडिबिलिटी है। तो इसीलिए एक घटिया और बोगस किस्म की स्टोरी के ऊपर जो है तुम्हारी वहाँ पे ट्रांसमिशंस इस वक्त चल रही हैं इंडिया के अंदर, जिसमें हम खुद कह रहे हैं, और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि अगर इस स्टोरी का कोई सर पैर होता तो ये तो एक्चुअली पाकिस्तानी मीडिया में और उठाई जानी चाहिए थी। हम एक्चुअली उसको काउंटर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये बकवास है, इट्स रबिश, इसमें कोई सर पैर नहीं है। तो लेकिन ये मतलब खुद बैठ के क्या कह रहा है कि जनाब ये स्टोरी प्लांट करवाई गई है। कहता है जी ISI ने बैठ के प्लांट करवाई हो, बेवकूफ़ो। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खुद उसको डिनाई कर रहे हैं। हम तुम लोगों की तरह नहीं है कि जो सर पैर देखा, जो तुम लोगों ने देखा, जनाब मोदी जो है, मोदी को किसी बात की भी फेवर हो गई तुम लोग ज़बान निकाल के उसके सामने पहुँच जाते हो। हमारे यहाँ पर इस तरह नहीं है, हम खुद कह रहे हैं कि ये स्टोरी जो है वो गलत है। और तीसरी बात ये कि जिसको तुमने कहा कि जनाब कि जी मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में कि वो इसराइल के लिए क्या थ्रेट होनी है, तो थ्रेट तो बेटा वो तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ होगा वो तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी थ्रेट होगा। तो और जितना को तुम लोग उसको डिस्कस करते हो, ये तो और कुछ नहीं, तो जाके मेजर गौरव आर्या जो है उसके वीलॉग्स देख लो जाके, वो सारा वक्त घूमते ही सिर्फ इस चीज़ के इर्द गिर्द रहे हैं कि जनाब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो भारत के लिए जो है वो कितनी बड़ी थ्रेट है। तो हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ होगा, भारत जो है उसकी टांगें कांपेंगी उसका नाम सुन के। अच्छी बात है ये। और अगली दफ़ा दोबारा कोशिश करना, दोबारा तुम लोगों का वही हाल होगा जो 2025 के अंदर हुआ था।
तो अपने लौंडे लपाड़े जहन से जो है वो बाहर निकलो। उन लोगों का इलाज हमें अच्छी तरह पाकिस्तान में तो करना आता है, तुम लोगों का भी जो है वो ठोक बजा के इलाज जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा अमरीकी हुकाम की तहवील से जनाब रिहा होने वाले ईरानी टैंकर अमले के 22 अफराद जो है वो कराची में ईरानी कौंसल खाने के हवाले कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़ारजा साद डार ने बयान में कहा कि अमरीकी हुकाम की तहवील से रिहा 22 ईरानी शहरी कराची पहुँच गए हैं। ईरानी शहरियों को वतन वापसी के लिए इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान और ईरान के सफारती मिशन के ताउन से वतन वापसी के इंतजाम जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले दिनों एक खबर हमने आपसे शेयर की थी। अदाकारा मोमना इकबाल ने जो है वो एक डिफेमेशन का नोटिस जो है वो मारूफ मजहबी जो एक शख्सियत हैं नासिर मद्दी साहब, उनको जो है वो भेजा था। और उसके ऊपर बेसिकली अदाकारा मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ का वो जो एक मामला है, उसी के तनाजुर में जो है वो अलामा नासिर मद्दी ने जो है वो एक तकरीर की थी और उसमें उन्हें मोमना इकबाल को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया था और उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे और तनाज़े का जिम्मेदार भी उन्हें ही ठहराया था। उसके बाद इनके खिलाफ जो है कानूनी चाराजोई का जो है वो अंदिया दिया गया, इनको नोटिस जो है वो भेजा गया और 17 जून को अपनी लीगल टीम की वसात से 17 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस जो है वो भेजा गया। उसके बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। नासिर मद्दी साहब ने जो है एक इज्तिमा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मोमना इकबाल को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरी किसी भी बात से आप या आपके घर वालों को तकलीफ पहुंची हो तो मैं उस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूं। और नासिर मद्दी की माफ़ी और माजरत के बयान के बाद अभी तक अदाकारा का अलबत्ता इसके ऊपर जो है कोई रिएक्शन नहीं आया कि उन्होंने माफ़ी को कबूल किया या नहीं, लेकिन ये माफ़ी जो है वो नासिर मद्दी साहब ने अब मांग ली है। इसके अलावा इंडोनेशिया में जनाब हुकूमत की जानिब से 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है और मशहूर एप्लीकेशंस यूट्यूब और टिकटॉक ने बच्चों के मजबूरी तौर पर 47 लाख से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं। ये एक नई एक फ़िलॉसफी है जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर डेवलप हो रही है कि छोटे बच्चों के लिए जो है वो इन ऐप्स का इस्तेमाल जो है वो बंद किया जाए। अब मैं खुद एक्चुअली ऐसे कई चैनल्स को जानता हूं जो चलते ही बच्चों की व्यूअरशिप के ऊपर है। अच्छा, वो हमारे यहाँ भी एक नया सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया है कि बच्चों को जो है वो चुप कराने के लिए, बिजी रखने के लिए, छोटे छोटे बच्चे 2, 3, 4, 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको चुप कराने के लिए वालिदैन जो है वो एक वीडियो लगा देते हैं, उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं और वो लूप में वही वीडियो देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, देखी जा रहा है। और बच्चे को खाना खिलाना हो तो वो वीडियो लगा दो, उसको चुप कराना हो वो वीडियो लगा दो, आप मेहमान आए घर पे बच्चे के हाथ में ये फ़ोन पकड़ा दो, वो वीडियो लगा दो। और इस मुसीबत ने जो है वो अच्छे खासे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चों के लिए क्रिएट करती है। मैं मतलब चंद ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनको एक्चुअली स्पीच की प्रॉब्लम्स भी हुई हैं बिकॉज वो माँ बाप उनसे गुफ्तगू करने के बजाय या उनकी डिस्कशन होने के बजाय दे आर मोर फोकस्ड ऑन एक्चुअली वॉचिंग द स्क्रीन। तो बराए मेहरबानी मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को जो है वो उनकी सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं बल्कि फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, उनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाइए। मैं बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ इस चीज़ का। उन्होंने कोई भी गेम खिलाएं, इररिस्पेक्टिव, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, एनीथिंग, बस उनको कोई ना कोई गेम ज़रूर खिलाएं और शुरू मतलब 4-5 साल की उम्र से ही जो है उसको उस गेम के अंदर डालने, हल्का फुल्का आहिस्ता 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 जो है वो बढ़ता जाएगा और उसकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा जो है वो होती रहेगी। मैं यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे बात कर रहा हूँ, हमें एक रिसेंटली पिछले महीने 2 महीने के अंदर जो है बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी हमें सोशल मीडिया के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से कि जनाब मेरे नाम के मेरे तस्वीरें लगा के जो है वो यूट्यूब चैनल्स जो हैं लोगों ने खोले हुए हैं और वो हमारे ही कंटेंट कॉपी करते हैं और हमारे ही कंटेंट कॉपी करके जो है वो अपने चैनल्स जो हैं वो खोल देते हैं। अब हमने इसमें से कई चैनल्स उड़ा दिए हैं, मतलब उनको रिपोर्ट किया है हमने, उनको उड़ा दिया है, लेकिन दे जस्ट कीप ऑन प्रॉपिंग अप अगेन एंड अगेन। इनमें से कई जो हैं उसके बाद में माफ़िया भी मांगते हैं, हमें ईमेल्स भी भेजते हैं कि जनाब माफ़ कर दें, गलती हो गई, बस वो हमें बड़ा, कभी वो उन्होंने नाम लिखा होता है मंसूर अली खान फैंस, किसी ने लिखा होता है मंसूर अली खान न्यूज़, मेरी तस्वीर इस्तेमाल की होती है। अच्छा, अब मैं इसको बाकायदा तौर पर मैं ऐलान ये करने जा रहा हूँ कि हम यूट्यूब के ज़रिए तो ये एक्शन लेते थे, ठीक है, और ऑब्वियसली उनको स्ट्राइक्स भी जाती थी, उनके चैनल्स भी जो है वो बंद होते थे। अब इसके ऊपर मैं कानूनी चाराजोई जो है मैं स्टार्ट करने लगा हूँ और मैं इसके ऊपर जो है वो NCCI के अंदर अब रिपोर्ट करूँगा। तो बराए मेहरबानी कल को अगर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ कि आपने जो है वो हमारे कंटेंट को जो है वो कॉपी किया है और अपने चैनल्स बनाए हैं इस हमारे नाम को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसमें एक तो कंटेंट कॉपी हो रहा है, वो तो है ही है, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये होती है कि उसके जो थंबनेल्स बनाए जाते हैं। मैंने एक थंबनेल देखा किसी इसी तरह किसी लौंडे लपाड़े ने बनाया हुआ था, मेरे नाम की मतलब चैनल बनाया हुआ था, मेरी तस्वीर भी वहाँ पे लगाई हुई थी और उसके ऊपर बड़ी अजीब बात लिखी, अलीमा खान ने खुदकुशी कर ली, मतलब ये उसके थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने कभी इस किस्म की बात की है ना कुछ, लेकिन सिर्फ वीडियो की व्यूअरशिप हासिल करने की खातिर जो है वो इस किस्म के थंबनेल्स बना देते हैं।
तो और वो बेसिकली अंदर कंटेंट मेरा होता है। अब बहुत से लोग जो हैं उसके बाद मुझे कहते हैं भाईजान ये खबर आपकी है, ये आपने कब दी है। मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं होता, सिर्फ अंदर कंटेंट कुछ और होता है, सिर्फ थंबनेल जो है वो इस किस्म का जो है वो बना देते हैं। सो नाउ आई एम एक्चुअली कैटेगोरिकली अनाउंसिंग दिस कि अब के बाद हमने आज से ये सिलसिला अब हम शुरू करने लगे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे नाम के कोई चैनल्स खोले हुए हैं तो बराए मेहरबानी उसको खुद ही बंद कर दीजिए, बिकॉज अब हम NCCI के ज़रिए जो है आपके अगेंस्ट कानूनी चाराजोई करेंगे। उसमें फिर जो भी कानूनी सजाएं अगर होती हैं भाई, फिर उसके बाद कोई माफ़ी नहीं होगी। ये मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूँ, बिकॉज इट इज़ अ कॉपीराइट वायलेशन। और मेरे नाम से जो है वो बिला वजह के इस तरह के 2 नंबर किस्म के पेजेस बनाना, दिस इज़ नॉट करेक्ट। एंड बी इट फेसबुक और बी इट यूट्यूब, आई विल बी रिपोर्टिंग दिस डायरेक्टली टू द NCCI। ये मैं बड़ा आपको क्लियर कट बता दूं। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर जो है वो ज़रा खेल के मैदान से 2 खबरें एक्चुअली शामिल करना चाहूँगा। एक तो भारत को जनाब बड़ी शॉकिंग किस्म की शिकस्त हुई है आयरलैंड के हाथों क्रिकेट के अंदर, जहाँ पे भारत के ख़िलाफ़ जो है वो आयरलैंड ने जो है वो जीत हासिल की है। मैच में आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 183 रन बनाए, भारतीय टीम जो है सिर्फ 148 रन के ऊपर जो है वो ढेर हो गई। और हॉकी के अंदर जनाब पाकिस्तान को बड़ी इब्नतनाक शिकस्त हुई है भारत के ख़िलाफ़। प्रो हॉकी लीग के अंदर जो है वो पाकिस्तान भारत से 7-1 से हारा है हॉकी के अंदर, मतलब बड़ी ही इबरतनाक किस्म की शिकस्त है। अब तक 15 मैचेस जो है वो प्रो हॉकी लीग के अंदर पाकिस्तान जो है वो खेल चुका है, 15 के 15 मैचेस जो है वो पाकिस्तान हारा है। और अब आखिरी मैच उसका जो है वो इंग्लैंड से होने जा रहा है। हालात उधर भी पतले ही लगते हैं। तो बड़ा सवेर जो है वो हॉकी को रिवाइव करने की ज़रूरत है और पुराने फार्मूलों से जो है निकलने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे, और अभी थोड़ी देर पहले जिस मैं आपसे कह रहा था ना कि अपने बच्चों को जो है बराए मेहरबानी स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आए, इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हॉकी का टैलेंट पूल जो है वो बहुत छोटा हो चुका है। मतलब एक ज़माना होता था कि आपको कोई ना कोई बंदा ऐसा जानने वाला होता था जिसका बच्चा जो है वो हॉकी खेलता था। मैं फ्रैंकली बता सकता हूँ, मैं खुद एक स्पोर्ट्स फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मेरा भाई स्पोर्ट्समैन रहा है, मेरे वालिद साहब स्पोर्ट्समैन रहे, मेरा बेटा स्पोर्ट्समैन है। और जब मैं स्पोर्ट्समैन कहता हूँ मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, ये सिर्फ शुगल मेले वाले स्पोर्ट्समैन नहीं, मतलब प्रोविंशियल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल के हम लोग कॉम्पिटिशन्स लड़ते आए हैं। तो हमारी स्पोर्ट्स फैमिली है। मेरा कोई जानने वाला हॉकी नहीं खेल रहा, मेरा कोई भी जानने वाला जिसे मैं कह सकूँ यार मेरा दोस्त है या मेरा फैमिली फ्रेंड हो, उसका बच्चा हो, कोई भी हॉकी नहीं खेल रहा। सो ये बेसिकली एक श्रिंकिंग जो पूल है प्लेयर्स का, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टैलेंट